बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ H2 की। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई जाएंगी जिसमें आपको H2 प्रिपेयर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर लेबोरेटरी मेथड। जब जिंक मेटल हमारे डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तब जिंक सल्फेट बनता है एज अ सॉल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। दूसरी मेथड है हाइड्रोलिथ प्रोसेस। दूसरी मेथड है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ क्या होता है गाइस? हाइड्रोलिथ होता है आपका CaH2। जब हाइड्रोलाइज की रिएक्शन वाटर से कराते हैं या इट इज गोइंग टू ट्रीटेड विथ वाटर, ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है और आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एज अ प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। ठीक है, कलर जो इसका होता है वो होता है येलोइश व्हाइट। इसे बुझा चूना भी कहते हैं, यानी कि समझ में आ रही ना क्या कह रहा हूं? ठीक है, हाइड्रोलाइट प्रोसेस वाली आ गई। आगे की कहानी फिर हम बात करेंगे लेंस प्रोसेस की। लेंस प्रोसेस में क्या होता है? जब हमारा आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है हमारे पास, आयरन मेटल के 3 इक्विवेलेंट हमारे वाटर गैस यानी कि जो वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्शन करते हैं 750 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, हमें क्या मिलता है? आयरन का ऑक्साइड मिल जाता है। साथ ही साथ हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई देती है हमें, और कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होती हुई दिखाई देती है हमें, सिस्टम से हीट निकल रही है। जब हमारे पास आयरन का ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसका रिडक्शन कराते हैं किससे? वाटर गैस से। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस। तो वाटर गैस के प्रेजेंट में रिडक्शन कराते हैं तो हमें हमारा आयरन रीगेन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, रीगेन होता हुआ नजर आता है, यानी कि हम हमारे आयरन को रीगेन भी कर ले रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट भी बना ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बॉश प्रोसेस की। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अवेलेबल है कार्बन सॉलिड स्टेट में, ठीक है, चारकोल की बात कर लो, कोक की बात कर लो, व्हाटएवर, कार्बन है सॉलिड स्टेट में, रिएक्शन हो रही है वाटर वेपर के साथ, 1000 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एक साथ। ठीक है, ये जो मिक्सचर आपका प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस गैसियस मिक्सचर को कहते हैं कूल गैसिफिकेशन, और साथ ही साथ इस मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? वाटर गैस भी कहते हैं। समझ गए? जब वाटर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो अब सेपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। इसके लिए हम लोग फिर ऑर्गेनिक प्रोसेस पे चल पड़ते हैं। नाम रेसिमाइजेशन है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वाली बात आती है। देन अगली केमिकल रिएक्शन। तो ये जो वाटर गैस हमें मिली है, इस वाटर गैस की रिएक्शन अगेन हम लोग किससे कराते हैं? वाटर से ही कराते हैं। वाटर गैस की रिएक्शन अगेन हम लोग इससे कराते हैं। किससे? H2O से, वाटर से ही। लेकिन इस बार प्रेजेंस रहेगी अलग अलग वैरायटी रिड्यूसिंग एजेंट और कैटालिस्ट की। ठीक है, तो वो क्या है यहां पर देखिए, FeCrO4 और Fe2O3/Cr2O3। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। ठीक है, फिर इससे बनी क्या? वाटर गैस ही बनी। इसे हाई प्रेशर पर अमोनिया से ट्रीट करें। ठीक है, हाई प्रेशर में वाटर और अमोनिया इज यूज्ड Cu2Cl2 सॉल्यूशन, तो भैया आपका ये बन जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि H2O में सॉल्वेटेड रहती है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम फ्री फॉर्म में रिलीज। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले बात करें तो जो HH बॉन्ड है
उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? 436 किलो जूल पर मोल है, जो कि अपने आप में बहुत ही हाई वैल्यू है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शन की। तो जब हमारा लिथियम यानी कि हमारा एल्कलाई मेटल हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जो कि बहुत ही हाई है, तब जाकर हमें लिथियम हाइड्राइड मिलता है। ठीक है, एक और कहानी भी है। मान लो कि मेरे पास कॉपर का ऑक्साइड है, जो कि ऑलरेडी एक मेटल ऑक्साइड कहला रहा है। मेटल ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से रिएक्शन की। ये एक तरीके की रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है? कॉपर मेटल अलग हो रही है और वाटर सेपरेट हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग और आगे की बात करते हैं। ठीक है, और आगे की, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन Br2 से कराई, ब्रोमीन से, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर HBr यानी कि आपको एक एसिड मिल रहा है। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हम लोग नाइट्रोजन से करा रहे हैं बैलेंस करते हुए, आयरन एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं, प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस। टेम्परेचर यहां पर 673 केल्विन है और प्रेशर एकदम हाई है 200 atm का। क्या बन रहा है? अमोनिया गैस बन रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, ओके। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां 3 नहीं आएगा, इसको मैं हटा लेता हूं। अभी क्या आ गया? अपन इसको कर लेते हैं गायब। पेन सिलेक्ट हो गया क्या? N2 + 3H2 इज द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, हो गया गायब। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन पे चलते हैं अब हम लोग। तो जब H2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से। बेसिकली ये है क्या? ये वाटर गैस है तुम्हारा। ठीक है, जब अगर गैसियस लिखा होगा तो ही समझना। जब H2 कार्बन मोनोऑक्साइड से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है कॉपर कैटलिस्ट के साथ, कॉपर कैटलिस्ट के साथ जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जिंक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक है आपका। ठीक है, या फिर आप Cr2O3 भी ले लो। क्या बना के दे रहा है? मिथाइल अल्कोहल बना के दे रहा है। अगर मान लो H2 की रिएक्शन O2 से होती है और साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हो। मान लो कि एक कंटेनर है तुम्हारे पास, उस कंटेनर में तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, इसकी रिएक्शन O2 गैस से करा रहे हो। इस कंटेनर में तुमने बिजली का झटका दे दिया, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर इतना रहा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, जब इथीन की रिएक्शन H2 से कराई, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हुई। अनसैचुरेशन से सैचुरेशन हो गया है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, जो इथीन था वो इथेन बन गया है। प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ऑर्गेनिक प्रोसेस है ये, ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, फिर आगे की कहानी। हमें पता है कि प्योर जिंक का यूज हम लोग नहीं कर सकते हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर प्योर जिंक का यूज कर लिया, ठीक है, और प्योर जिंक जो है हमारे H2SO4 से रिएक्शन करने बैठ गया, तो वो एक तो स्लो प्रोसेस है, तो नहीं कर पाएगा। अभी दिखाई थी ना जिंक की रिएक्शन डाइल्यूटेड H2SO4 से, तो जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। ये वही वाली कहानी है। ठीक है, प्योर नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में उसका ऑक्साइड होगा वहां पे। देन प्रेजेंस ऑफ सम इंप्योरिटीज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। जब जिंक में कुछ अमाउंट की इंप्योरिटीज अवेलेबल होगी, कुछ अमाउंट की इंप्योरिटीज, वो भी किसकी? किसी ना किसी चीज की, लाइक ऑक्साइड हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कपल्स। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, अगर जस्ट सपोज के H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड बिकॉज जिंक रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑफ H2। यानी कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो जिंक किससे रिएक्शन कर जाएगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू फॉर्म SO2 and H2। यानी कि मान लो आप कह रहे थे कि पराग सर एक बात बताओ, आपने एक जगह ऐसा लिखा था कि H2SO4 डाइल्यूटेड था,
तब तो आप बड़े आराम से ZnSO4 बना ले रहे थे, बड़े आराम से H2 रिलीज कर ले रहे थे। लेकिन अगर हमने जिंक ले लिया H2SO4 की रिएक्शन के साथ जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये क्यों कह रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रही है? ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रही है। ठीक है, तो ये यही बात है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जिंक है H2SO4 हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया, ZnSO4 बनेगा, दैट इज ओके, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, दैट इज ओके, वाटर बन जाएगा, दैट इज ओके, हाइड्रोजन तो नहीं बनाना चाहिए, तो वही, ठीक है, नहीं बनेगा। फिर हम बात करते हैं यार ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की। ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या है यार? ठीक है, हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। जो स्पिन का मतलब तो जानते हैं ना क्या होता है? ठीक है, when spin of both protons are in same direction is called ortho hydrogen and otherwise para। भाई हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं। मान लो आइसोमर, स्पिन का मतलब समझते ही हो ना, इलेक्ट्रॉन की सेम डायरेक्शन ये रही और ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कंडीशन जा रही है किसके पास? ऑर्थो के पास, और ये कंडीशन किसके पास जा रही है? पैरा के पास। ठीक है, ये फर्क है बस इतना सा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस की। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी देयर आर डिफरेंस ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंटरनल एनर्जी में भी डिफरेंस है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और उनके हीट कंडक्टेंस में भी फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। जिस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन पढ़ते हैं हम, वैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन होती है, जिसे इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि मोनो एटॉमिक स्पीशीज के तौर पर देखते हैं। तो न्यूली बोर्न एटॉमिक हाइड्रोजन इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन एंड इट इज मोर रिएक्टिव एंड मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मान लो भाई तुम्हारे पास है जिंक, तुमने रिएक्शन कराई H2SO4 से, क्या बना? ZnSO4, और ये बन गया आपका क्या यहां पर? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास अवेलेबल था FeCl3 जो कि येलो कलर का था, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3। ठीक है, अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? इसका रिडक्शन कराया अपन ने, रिडक्शन करा तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? FeCl2 में हुआ। ठीक है, अब रिडक्शन कराने के साथ साथ हमें ये कलरलेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, +3 से +2 हो गया। ये रिडक्शन हमने पता है क्यों कराया? FeCl3 जब नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा या उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा या रिडक्शन करेगा, क्यों? रिड्यूसिंग है, मोस्ट पावरफुल। तो भैया FeCl3 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घट जाएगी ना आपकी, +3 से +2 चली गई। ठीक है, जैसे कि KMnO4 है, सुनना मेरी बात, आगे की कहानी देखते हैं। अब हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट जो कि वॉयलेट कलर का है, इसने H2SO4 से रिएक्शन करी, एसिडिक मीडियम है ये। भाई तुम्हारे पास नेसेंट हाइड्रोजन था, नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब KMnO4 और H2SO4 की रिएक्शन हुई तो बदल किस में गया? ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो बदल किस में गया? पोटेशियम सल्फेट में और मैंगनीज सल्फेट में। ये कलरलेस है। ठीक है, ये कलरलेस है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें देखना क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देख, कलरलेस होने के बहुत से रीजन होते हैं, डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम भी होता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, पैरामैग्नेटिज्म है या नहीं, और वाटर रिलीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन थी नेसेंट हाइड्रोजन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? हाइड्राइड्स के बारे में। आ जाओ, तो जब ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की बात करें, ठीक है, विथ ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स सैलाइन हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, सैलाइन हाइड्राइड, और ये सॉलिड होते हैं नेचर में, और इनका केमिकल नेचर होता है आयनिक। आयनिक सॉलिड लैटिस बनाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, आयनिक सॉलिड लैटिस की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, जैसे अगर 1 और 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो ये सैलाइन हाइड्राइड्स जो बना रहे हैं, मान लो कि मेरे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल का कोई एग्जांपल रहा, तो ये रहा मेरे पास लिथियम हाइड्राइड का केस और ये मेरे पास बेरिलियम हाइड्राइड का केस।
तो मैं इनकी कह रहा हूं, ये क्या है भाई, दोनों का दोनों सैलाइन हाइड्राइड, ये दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों क्या है, आयनिक नेचर के। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब ऊपर से नीचे जाते हो, ये पता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ कैटायंस। यहां पर अगर कैटायन देखें तो कौन है, Li प्लस कैटायन है, सोडियम प्लस कैटायन है, K प्लस कैटायन है, Rb प्लस कैटायन है, CS प्लस कैटायन है, ये Ca2 प्लस कैटायन है, Sr2 प्लस कैटायन है, Ba2 प्लस कैटायन है। ठीक है, जब कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी देख सकते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थर्मल स्टेबिलिटी। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, अब विथ ग्रुप 3 की बात कर लें। ग्रुप 3 कौन है भाई, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 तक के एलिमेंट। ग्रुप 3 कौन है भैया, आपका बोरोन फैमिली है। ग्रुप 4 कौन है, कार्बन फैमिली है। ठीक है, ग्रुप 5 कौन है, नाइट्रोजन फैमिली है। और ग्रुप 6 कौन है, ऑक्सीजन फैमिली। तो बोरोन से लेकर आपके ऑक्सीजन फैमिली तक के एलिमेंट्स मेटालिक हाइड्राइड बना देंगे। ठीक है, अब वो ग्रुप 3 कौन कौन से वो भी तो देख लो जरा। ठीक है, अब यहां पर देखें, हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई द होल्स इन मेटल लैटिस। ठीक है, अब ये ग्रुप 3 to 6, ये IUPAC वाला ग्रुप 3 to 6 नहीं है। आप लोग सोचने लगे अरे सर ग्रुप 3 मतलब, सर आप कह रहे हो BH3, आप कह रहे हो CH4, आप कह रहे हो NH3, आप कह रहे हो H2O, यही हुआ ना। ये ग्रुप 3 कह रहे हो सर, ग्रुप 4 ये रहा, ग्रुप 5 ये रहा, ग्रुप 6 ये रहा। अरे वो बात अलग है यार, ये तो कहां से तुमको दिख रहे हैं यार। ये मेटल है क्या, नाइट्रोजन, कार्बन मेटल है क्या, हाइड्रोजन मेटल है क्या, ऑक्सीजन मेटल है क्या, ये जरूर मेटलॉइड है। ठीक है, तो आपको बस इतना बता रहा हूं मैं, ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 to 6 तक की बात कर लो, मेटालिक हाइड्राइड्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम्स कहां अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं भाई, मेटल सरफेस पे इंटरस्टिशियल पोजीशन में। हम जानते हैं कि मेटल सरफेस में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स होता है, यानी कि इंटरस्टिशियल पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, यानी कि वॉइड्स अवेलेबल होती हैं। तो मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब की जाती है उन्हीं इंटरस्टिशियल और या फिर वॉइड्स में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जब हमारा हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है तो, और उसकी वजह से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मान लो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रुप 7 to 9। ठीक है, यहां पर हाइड्राइड बनते हैं, लेकिन यहाँ एक गैप होता है जो कि अननोन है, अपने को पता नहीं है, अपन पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। फिर ग्रुप 10 to 12 की बात कर लें। ठीक है, देखो पहले तो आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, नहीं कहोगे सर अरे ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, 15 है, 16 है, आपको लग रहा होगा 3 4 5 6, आपको लग रहा होगा 3 4 5 6। हम लोग चल किसके अकॉर्डिंग रहे, IUPAC के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक की बात थी वो। तो 7 to 9 पे आ जाए, 3 to 6 की कहानी खत्म। 7 to 9 हाइड्राइड तो बना लेंगे, लेकिन गैप फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। 10 to 12 की बात करें तो ये फिर से मेटलिक हाइड्राइड बना लेंगे। ठीक है, और हाइड्राइड फॉर्म बनेगा कब, जब हीटिंग होगी H2 के साथ, वो भी हाई प्रेशर पर। ठीक है, ओके। नाउ 13 to 17 की बात कर ले। अब आ गया 13 to 17, मतलब कौन कौन हो गए भाई, BH3, CH4, NH3 और H2O मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, ये बात भी याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगा। ठीक है, और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी। अगर 13 ग्रुप की बात करें तो वही फिर से बार बार लिखना पड़ रहा है मेरे को। ये रहा BH3 आपका, ठीक है, CH4 ले लो यहाँ पे, ये आपका NH3 ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे H2O ले लो। ठीक है, इतना मैं लिख दे रहा हूँ। और फिर आपको लेना है तो यहाँ तक ले लो, ये HS। 13 to 17 की बात हुई थी ना, तो ये रहा 13 ग्रुप, ये रहा 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और ये 17th ग्रुप आपका। ठीक है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगी, याद रखिएगा।